लंदन से जापान जा रही अरुणाचल प्रदेश की नागरिक पेमा वांगथोंगडोक का 21 नवंबर को शंघाई एयरपोर्ट पर ट्रांजिट था। उनकी 3 घंटे की लेओवर फ्लाइट थी, लेकिन इमिग्रेशन पर उनकी जांच शुरू हुई और मामला वहीं अटक गया। अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट देखा और उसमें जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखे होने पर कहा कि पासपोर्ट इनवैलिड है। इसके बाद उन्हें आगे की फ्लाइट पर जाने नहीं दिया गया। पासपोर्ट रोक लिया गया और उन्हें एयरपोर्ट की मूल सुविधाओं का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी गई। भारत सरकार ने इसको लेकर चीन को सख्त हिदायत दी है और साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। शंघाई एयरपोर्ट पर रोकी गई पेमा ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा गया। इस दौरान उन्होंने कई बार बताया कि उनके पास जापान का वैध वीज़ा है और उनका पूरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट सेट सही है, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारी सिर्फ इसी बात पर टिके रहे कि उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन और इमिग्रेशन कर्मचारियों ने उनसे हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में बात की और यहाँ तक कहा कि आप चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं। पेमा ने आगे कहा कि उन्हें खाने पीने या एयरपोर्ट की सामान्य सुविधाओं तक पहुँच भी नहीं दी गई। फ्लाइट मिस हो जाने के बाद भी उन्हें नए टिकट या आने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। लंबे समय तक फंसे रहने के बाद उन्होंने यूके में रहने वाले अपने एक मित्र से संपर्क किया। उसके जरिए भारतीय वाणिज्य दूतावास को जानकारी दी गई और फिर देर रात दूतावास के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने यात्रा आगे बढ़ाने की अनुमति मिली। जब ये मामला सामने आया तो भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन की तरफ से किया गया कोई भी दावा इस तथ्य को नहीं बदलता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बीजिंग और दिल्ली दोनों जगहों चीन को कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि चीन के अधिकारी अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका नियम है कि 24 घंटे तक सभी देशों के नागरिकों को वीज़ा फ्री ट्रांजिट दिया जाता है। पेमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस मामले पर बात की। उन्होंने समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया, ट्रोल करने वालों को जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रहती क्योंकि निजी जीवन में उनका काम काफ़ी व्यस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी वो उनके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि भारत और अरुणाचल के लोगों के लिए होगा। इधर चीन का बयान आया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओनिंग ने कहा कि पेमा को न ही हिरासत में लिया गया और न ही किसी अनिवार्य कदम का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कानून के अनुसार पूरी प्रक्रिया की और उनके अधिकारों का सम्मान किया गया, लेकिन भारत ने इस बयान को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि जो कुछ हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के नियमों के खिलाफ है और चीन की इस कार्रवाई का कोई तार्किक आधार नहीं था। भारत ने यह भी कहा कि बीजिंग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि एक वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाली, वैध वीज़ा वाली और सिर्फ ट्रांजिट में गुजर रही यात्री को क्यों रोका गया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि यह मनमाना कदम था और ये बात भी दोहराई कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेमा को शंघाई एयरपोर्ट पर जिस तरह रोका गया वो अस्वीकार्य है और किसी भारतीय नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने इसे अरुणाचल प्रदेश की पहचान पर सवाल उठाने की कोशिश बताया और कहा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पेमा ने जिस तरह बताया कि उन्हें 18 घंटे एयरपोर्ट पर बिना किसी स्पष्ट जानकारी के पासपोर्ट कब्जे में लेकर रोके रखा गया, उसने ये सवाल भी खड़ा किया कि चीन की इमिग्रेशन व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया किस आधार पर चल रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट नियम साफ है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका भारतीय पासपोर्ट अमान्य है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि यह दावा न केवल गलत है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी है। पेमा की ऑनलाइन पोस्ट से यह भी सामने आया कि उन्हें लगातार अपने दस्तावेज दिखाने पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि एयरलाइन स्टाफ ने भी उनकी मदद नहीं की और कई बार ऐसे सुझाव दिए जो औपचारिक या उचित नहीं थे। इस घटना से एक और बात स्पष्ट हुई कि चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश को लेकर राजनीतिक स्थिति को हवाई यात्रा और दस्तावेज जांच जैसे प्रशासनिक मामलों में भी लागू करने की कोशिश करता है। भारत ने इस पर सीधा जवाब दिया। अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है और इस पर कोई भी विवाद भारत स्वीकार नहीं करता।
जब ये मामला सोशल मीडिया पर बढ़ा तो कई लोग पेमा के अनुभव को लेकर सवाल पूछने लगे। कुछ ने उनसे आलोचनात्मक सवाल किए, जिनका उन्होंने शांत अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सही लोग समझ रहे हैं कि उनकी बात क्या थी और गलत समझने वालों से वो वैसे भी बात नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि वो भारत में नहीं रहती, इसलिए सरकार जो भी कदम उठाएगी वो भारत में रहने वाले नागरिकों के सम्मान और हित के लिए होगा। उनके हिसाब से ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत परेशानी का नहीं बल्कि भारतीय दस्तावेजों की मान्यता और नागरिक अधिकारों का मामला है। भारत ने कहा कि पेमा की घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी गई। दूतावास ने हस्तक्षेप करके सुनिश्चित किया कि उन्हें यात्रा जारी रखने दी जाए और जो हुआ उसका स्पष्ट विरोध दर्ज कराया गया। हालांकि चीन ने आधिकारिक बयान में कहा कि पेमा को किसी भी तरह की दंडात्मक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन पेमा ने बताया समय की अवधि, पासपोर्ट जब्त होने और सुविधाओं से रोके जाने जैसी बातों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ गलत व्यवहार होने पर भारत सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकती है और करती है। अंत में पेमा ने कहा कि वो इस मामले को खत्म मानती हैं क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन जो अनुभव उन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर मिला वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी की तरह है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल को लेकर खींचतान नई बात नहीं है। इसी साल मई महीने में चीन ने अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया था। उस वक्त भी भारत ने साफ और सख्त शब्दों में कह दिया था कि चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के नए चीनी नाम जारी करना पूरी तरह से बेमानी है। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को प्रेपोस्टरस कहा था और दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा भारत का हिस्सा। चीन चाहे कितनी भी सूचियां जारी करे, भारत की सीमा और तथ्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। 15 मई 2025 को छपे इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक चीन कई सालों से यही करता आया है। वह अरुणाचल के अंदर आने वाले इलाकों को अपने हिसाब से चीनी नाम देता है और इसे स्टैंडर्डाइजेशन बताता है। भारत इसका जवाब हमेशा एक जैसा देता है कि ये नाम चीन के दिमाग की उपज है, जमीन पर इनकी कोई मान्यता नहीं है। 2017 से ये सिलसिला तेज हुआ। 14 अप्रैल 2017 को चीन के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने पहली बार अरुणाचल के 6 स्थानों को आधिकारिक तौर पर नए चीनी नाम देकर एक सूची जारी की थी। चीन ने इसे पहला बैच कहा था और दावा किया था कि ये स्टेट काउंसिल के रेगुलेशन के तहत नामों का स्टैंडर्डाइजेशन है। इन नामों के साथ चीन ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी जारी किए थे, जिनसे साफ दिखता था कि ये स्थान तवांग से लेकर अंजो और सुबनसिरी तक पूरे अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। इसके बाद दिसंबर 2021 में चीन ने 15 नए नामों की दूसरी सूची जारी की। इस बार 8 रेजिडेंशियल इलाके, 4 पहाड़, 2 नदियां और 1 पास शामिल था। चीन ने इस बार भी लोकेशन डेटा दिया और वही दावा दोहराया कि ये स्टैंडर्डाइजेशन है। फिर 2 अप्रैल 2023 को चीन ने तीसरी सूची जारी कर दी थी। इस बार 11 नाम दिए गए। इनमें 5 पहाड़, 2 आबादी वाले इलाके, 2 जमीन के हिस्से और 2 नदियां शामिल थी। इस सूची में जो एक कस्बा था वो ईटानगर के करीब था। भारत ने एक बार फिर इसे तुरंत खारिज कर दिया। इसके बाद पिछले साल चीन ने 30 नए नामों वाली लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी। चीन ने इसे भी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया। भारत ने हमेशा की तरह कहा कि ये नाम किसी हकीकत को नहीं बदलते, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर चीन अरुणाचल के स्थानों को बार बार नए नाम क्यों देता है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका उसका है। वो इसे ज़ांगनन या साउथ तिब्बत कहता है। चीनी मैप्स में अरुणाचल को कभी चीन का हिस्सा दिखा दिया जाता है, कभी ब्रैकेट्स में सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश लिख दिया जाता है। यह तरीका चीन की उस बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो अपने दावों को बार बार दोहराकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव की तरह स्थापित करना चाहता है। चीन की ये कोशिश एक दबाव बनाने वाली रणनीति भी है। वो हर उस मौके पर नाराजगी जताता है जब कोई भारतीय नेता अरुणाचल का दौरा करता है। 2017 में पहली लिस्ट तब आई थी जब दलाई लामा अरुणाचल गए थे। 2021 में जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अरुणाचल विधानसभा का दौरा किया, तब भी चीन ने विरोध किया था और उसके कुछ समय बाद वो नामों की सूची ले आया। चीन अरुणाचल के खिलाड़ियों को भी वीजा जारी करने में अड़चनें पैदा करता है। लेकिन इन दावों की जड़ कहाँ है? चीन 2014 के शिमला समझौते को मानता ही नहीं। शिमला कन्वेंशन ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रतिनिधियों के बीच हुआ था।
इसी समझौते में मैकमोहन लाइन खींची गई थी, जो आज भारत चीन सीमा का आधार मानी जाती है। ब्रिटिश नेगोशिएशन हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन पूर्वी भूटान से लेकर चीन म्यांमार सीमा तक खींची थी। ये लाइन अरुणाचल के ऊपर से गुजरी और भारत इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। चीन का कहना है कि तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय संधि करने का अधिकार नहीं था, इसलिए यह समझौता मान्य नहीं होता। चीन एक और बात कहता है कि तवांग में मठों का ऐतिहासिक रिश्ता लासा से रहा है, इसीलिए ये इलाका तिब्बत का हिस्सा था। भारत इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। भारतीय स्थिति ये है कि धार्मिक संस्कृति संबंध किसी देश की संप्रभुता तय नहीं करते। 1970 के दशक से लेकर आज तक भारत की स्थिति लगातार एक जैसी रही है कि मैकमोहन लाइन ही सीमा है। 2017 में ही चीन के एक रिसर्च विंग देहुआ ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि चीन में नाम बदलना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जैसे भारत में मुंबई और चेन्नई के नाम बदले गए। चीन इस तुलना का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि वो जो कर रहा है वो कोई भी असामान्य चीज़ नहीं, लेकिन फ़र्क यही है कि भारत ने अपने क्षेत्र के अंदर नाम बदले थे, चीन उन जगहों के नाम बदल रहा है जिन पर उसकी संप्रभुता ही नहीं है। चीन दक्षिण चीन सागर में भी इसी तरह के नामकरण करके अपने दावों को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा है। ये उसकी विदेश नीति की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो सीमाओं को लेकर लंबे समय से दबाव बनाए रखता है और मौके मिलने पर उन दावों को आगे बढ़ाता है। शायद यही उसका तरीका है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे आज का जस्ट। शुक्रिया।